रिपीट करूँगा लास्ट में कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से इन्होंने रिस्पेक्ट दी, उन्हें इज्जत दी। मैं कहूँगा वाकई आप लोग एक एजुकेटेड कौम हो, वाकई आप एक काम वाले शख्स को, एक मेहनती शख्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं जल्दी में नहीं हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आज मैं ज़्यादा जल्दी हूँ। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का स्पेस रेस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द स्पेस रेस, विक्रम साराभाई, स्टोरी बाय अभी एंड। पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। पाकिस्तान साइंस में भारत से 2 कदम आगे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भारत को स्पेस सेक्टर में पछाड़ रहा है। अगर मैं ये सारी बातें कहूँ तो आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन एक जमाना था जब ये तीनों स्टेटमेंट्स सच थे। यस, पाकिस्तान भारत से पहले स्पेस में पहुंचा था। तो आज भारत पाकिस्तान से आगे कैसे निकला? एक हीरो की वजह से। उस हीरो का नाम है विक्रम साराभाई। आज हम टीवी पर क्रिकेट मैच एंजॉय करते हैं, IIM अहमदाबाद में जाने के सपने देखते हैं या फिर इसरो के अचीवमेंट्स देखकर प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक इंसान के विजन की वजह से पॉसिबल हुई हैं। आज का वीडियो भारत और पाकिस्तान के स्पेस वॉर के बारे में है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो देखने वाले सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, कौन थे विक्रम साराभाई? विक्रम साराभाई जो भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए। उनके हाथ में कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास पैसा था और भारत के बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हमारी सोच के परे, भारत में रहने का डिसीजन। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को स्पेस तक पहुंचाने का सपना। जब भी वो ये बात दूसरों को कहते तो लोग उन पर हंसते। इनफैक्ट एक बार न्यूज़पेपर ने एक हेडलाइन भी प्रिंट की थी, इंडिया नीड्स राइस नॉट रॉकेट्स, और ये सच था। 1947 में अंग्रेज जाने के बाद भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका था। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। हम फॉरेन एड पर जी रहे थे, अमीर देशों से भीख मांग रहे थे। लोगों ने पूछा, भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत? तो साराभाई ने कॉन्फिडेंटली कहा, भारत एक गरीब देश है, इसीलिए हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है जो भारत की डेवलपमेंट में मदद कर सकती है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और आज वही तो होता है। स्पेस प्रोग्राम की वजह से हमें वेदर इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती है, जिससे किसान अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आने वाले साइक्लोन्स के बारे में हमें टाइम रहते ही पता चल जाता है और इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद होती है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में स्पेस टेक्नोलॉजी का योगदान है। उन्होंने और उनके दोस्त डॉक्टर होमी भाभा ने अगले कुछ सालों में भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान जैसा पावरफुल देश भी पीछे छूट गया। चैप्टर 2, द स्पेस रेस। बात है 1957 की, जब यूएसएसआर ने एक चमत्कार किया। एक आर्टिफिशियल मून स्पेस में भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था तो बस एक फुटबॉल के साइज का, लेकिन जब ये स्पेस में पहुंचा तो इसने 2 मैसेजेस पूरी दुनिया तक पहुंचाए। एक कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर स्पेस में पहुंच गया, और दूसरा, स्पेस में पहुंचना हर देश के लिए पॉसिबल है। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लाइका नाम के एक डॉग को भी स्पेस में भेजा। अमेरिका डर गई। नासा स्पेस रेस में पीछे छूट रहा था। यूएसएसआर की तरक्की अमेरिका के लिए बैड न्यूज थी, लेकिन दूसरे देशों के लिए एक रे ऑफ होप। अमेरिका और यूएसएसआर के स्पेस रेस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक स्पेस रेस चल रही थी। ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान के सबसे स्मार्टेस्ट माइंड्स में से एक थे। उन्हीं के जीनियस की वजह से पाकिस्तान ने ईयर 1961 में अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और अगले ही साल एक साउंडिंग रॉकेट भी। भारत के स्पेस प्रोग्राम के 8 साल पहले यूएसएसआर, जापान, इजराइल के बाद पाकिस्तान स्पेस में जाने वाला एशिया का 4था देश बन गया। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? अमेरिका की मदद से। अमेरिका भी स्पेस रेस में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वो 70 से पहले चांद तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी और ये पूरी करने के लिए उन्हें जितने ज्यादा एलाइज, जितने ज्यादा साइंटिस्ट मिले उतना बेहतर। उन्हें इंडियन ओशन के नजदीकी एक पार्टनर की जरूरत थी और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। 1961 में उन्होंने सुपर को एस्टैब्लिश किया और अगले ही साल नासा की हेल्प से पहला रॉकेट लॉन्च भी किया। अब तक भारत का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड डेवलप होते हैं। जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स के लिए यूज हो सकती है, वो भारत पर अटैक करने वाले मिसाइल्स के लिए भी यूज हो सकती है। ये बात विक्रम साराभाई को पता थी। चैप्टर 3,
इंडिया फाइट्स बैक। विक्रम साराभाई ने सिचुएशन को समझा। उनके पास एक लंबी लिस्ट थी प्रॉब्लम्स की। भारत के पास क्या क्या नहीं था? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसे लोग जो भारत को लीड कर सकते हैं नहीं, अच्छे साइंटिस्ट को देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं। एट दैट टाइम इंडिया हैड नथिंग बट वी हैड होप। उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन एड्रेस करना स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम एक और लिस्ट बनाई, अपने स्ट्रेंथ्स की लिस्ट। विक्रम साराभाई खुद कॉस्मिक रेस के फील्ड में एक्सपर्ट थे। उन्हें खुद नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन ने ट्रेन किया था और उनके फ्रांस और अमेरिका में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उनके हाथ एक इम्पॉसिबल टास्क था। बिना किसी स्पेस प्रोग्राम के, बिना इक्विपमेंट के, बिना पैसे के दुनिया को कन्विंस करो कि भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करे। हम में दम है और इससे पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। और उन्होंने ये करके दिखाया। अमेरिका ने अपने अपाचे रॉकेट्स प्रोवाइड किए, फ्रांस ने फ्री में पेलोड प्रोवाइड किया। ये माल एक बैलगाड़ी से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पहुंचा और 22 नवंबर 1963 में भारत की धरती से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। साराभाई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। चैप्टर 4, इसरो और उसके अचीवमेंट्स। पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो को एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने के लिए 6 साल लगे। उसके बाद इसरो ग्रो कैसे हुआ? उन्होंने ग्रोथ के लिए लीप फ्रॉगिंग अप्रोच अपनाया। लीप फ्रॉगिंग का मतलब है जो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों ने डेवलप की है उनकी मदद लो। सेम डेवलपमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे आगे बढ़ो। इस अप्रोच की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए खुल गए। इसरो ने साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसके थ्रू 2400 गांवों में हजारों लोगों को सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन देना स्टार्ट किया। 1983 में इसरो ने इनसैट यानी हमारा पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। हम चांद और मंगल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अब वीनस पर जाने की तैयारी हो रही है। Whereas पाकिस्तान इसी स्पेस रेस में पीछे छूट गया। इतना कि उनके पास आज भी अपनी इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। उनका टारगेट है कि वो 2040 तक खुद के सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर पाए। और भारत दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। चैप्टर 5, सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान। पॉइंट पर आता है। इस पूरी कहानी में सुपारको यानी पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम पीछे क्यों छूटा? पाकिस्तान भारत से स्पेस रेस में क्यों हार गया? क्योंकि भारत ने साराभाई के विजन पर फोकस किया, एडवांस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस किया। और पाकिस्तान ने वेपन्स डेवलप करने पर फोकस किया, भारत को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस किया। पाकिस्तान के पीएम ने खुद कहा था, द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल गो हंग्री, वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट आवर बॉम्ब। पाकिस्तान और भारत की कहानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम की कहानी समझने पर क्लियर हो जाती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक महान साइंटिस्ट थे। उन्हें आगे जाकर एक नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन 1974 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बिल पास किया जिससे अहमदी लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। इस नए लॉ की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे ग्रेट इंसान को सुपारको की हेड पोजीशन से निकाल दिया गया। डॉक्टर सलाम लव्ड हिज कंट्री। Vikram Sarabhai loved his country, but only one country loved their scientist back. And that's the difference. ये स्टोरी पाकिस्तान को कमजोर या फिर नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उनकी पॉलिटिकल गलतियों से सीखने के लिए है। खुद से सवाल पूछने के लिए है कि क्या हम आज भी अपने साइंटिस्ट की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। The truth is, I don't know. When we had nothing, we had hope, and we still managed to do so much. लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर क्यों हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर और खर्चा नहीं कर सकते? क्यों हम हमारे साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी नहीं दे सकते? ये सवाल हमें एज अ कंट्री पूछने की जरूरत है। I was spotted by Professor Vikram Sarabhai because I was not highly qualified, but I was working hard. Then he gave the full responsibility to grow. ISRO, IIM Ahmedabad, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, इन्हें हम मॉडर्न भारत के मंदिर मानते हैं। और इन मंदिरों को बनाने के लिए विक्रम साराभाई ने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर। कैम्ब्रिज से डिग्री होने के बावजूद, भारत के बाहर अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर रहकर भारत के लिए कुछ करने का सोचा। आराम की जिंदगी को टाटा बाय बाय कहकर स्ट्रेस भरी लाइफ को अपनाया। शायद इसी स्ट्रेस ने एक रात विक्रम साराभाई की जान ले ली। He was only 52. आज है 30 दिसंबर, वही दिन जिस दिन विक्रम साराभाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आज भी जिंदा है। Aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate.
हमारे दिलों में जिंदा रखने से मुझे फर्क पड़ता। जी जनाब, मुझे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात लगी एक इंसान 2 बार मरता है। कि इन्होंने मतलब है कि मतलब अपनों हीरोज़ को याद रखना, ये तो हम बेशुमार वीडियोस में कह चुके हैं कि अपने हीरोज़ को वाकई याद रखना चाहिए, उसे हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की साइड से भी अगर किसी ने काम किया, किसी ने विकास की कोशिश की, किसी ने कोशिश की कि यार मैं इस मुल्क को अच्छा बेहतर बनाऊं, कितना खूबसूरत तरीके से मानते हैं। कोई मान ही नहीं सकता कि यार पाकिस्तान बेहतर था किसी ज़माने में, पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर रहा था स्पेस के मैदान में। मतलब मुझे इस वक्त सुनकर हैरत हो रही है कि क्या ऐसा पॉसिबल था किसी ज़माने में। लेकिन उस शख्स को भी ये तारीफ़ कर रहे हैं आज। मैं बिल्कुल इतना शर्मिंदा हो रहा था, मुझे नहीं पता था कि यार उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको इस तरीके से। अच्छा, पाकिस्तान का कहा जाता है कि एक ही शख्स है शायद, कि 1 से 2 लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। एक तो इस वक्त अभी दिया गया है, ये मलाला यूसुफजई को शायद, नहीं उनको दिया था ना, मलाला यूसुफजई को दिया गया। तमगा इम्तियाज को तो दिया ना नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज़ इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया के हवाले से होता है। कोई बहुत बड़ा मलाला को दिया है। मलाला को दिया है कि उसने एक बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया है शायद। लेकिन ये है कि अच्छा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि तालीम के हवाले से बातचीत की होगी, की थी उन्होंने शायद कोई, कि ख़वातीन के ऊपर जुल्म होता है या ये होता है। खैर बहरहाल डॉक्टर अब्दुल सलाम, मतलब मैंने इनका नाम सुना, मैंने इनके बारे में सुना, लेकिन इतनी डिटेल यकीन करें मुझे नहीं पता थी कि इन्हें इस तरीके से कादियानी बनाकर और इस तरीके से अहमदी कादियानी बनाकर और इन्हें मतलब इस तरीके से वहाँ से हटा दिया गया। बहुत दुख हो रहा था और इन्हें दुख हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमसे ज़्यादा बेहतर तो ये हमारे कंट्री के हवाले से। मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ आपको, ये जो अभी और न्यू है, मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगी थोड़ा सा। इनके पास कितनी नॉलेज है, ये एक अगर मैं इनको देखूँ, तो मैं ये कहूँगी काम नागरिक है। इनके पास कौन सी सत्ता है, इनके पास कौन सी पोस्ट है, ये कौन से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके पास इतनी जानकारी है और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, कौन से एस डी शंकर लगे, इनके पास इतनी सारी नॉलेज है। ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये उसके ऊपर सही और गलत की तमीज़ भी बता रहे हैं, हम करके बता रहे हैं कि हमें उनसे क्या सबक सीखना चाहिए। पहली बात, हमें अपने हीरोज़ को याद रखना चाहिए। यानी कि आपने देखा कि नहीं देखा, जब वीडियो एंड हो गई तो विक्रम साराभाई को एक तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए उन्होंने 1992 जब उनकी डेथ हुई है वो ईयर नहीं लिखा, बल्कि लिखा फॉरएवर, यानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। और ये सेंटेंस बोल भी दिया उन्होंने कि मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने दिल को हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखूँगा। अच्छा, बार बार जब भी अब्दुल सलाम की बात हो रही थी, वो इनके हीरो थे बार बार। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे खुद नहीं पता कि वो हमारे हीरो थे, वो हमें बता रहे हैं कि वो आपके हीरो थे, वो तो बड़े जीनियस इंसान थे, उन्होंने तो बड़े काम किए, वो तो बड़े मैं ये कहूँगी बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे। ये उनके अल्फाज हैं, वो बोल रहे हैं। अच्छा, उनको जलना चाहिए एक तरीके से, अगर उन्होंने काम किए तो पाकिस्तान के लिए काम किए, उन्होंने तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं आपके मुल्क के लिए बड़े काम करें, आपके हीरो हैं, लेकिन उनको यहाँ पे वो राइट्स नहीं मिले, उनको यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। विक्रम साराभाई के हवाले से, स्कूल के हवाले से कोई चैप्टर है उनके हवाले से? नहीं, कोई भी नहीं है। उसके बाद मैं आप यकीन करें, मैं 2 टोक बात करती हूँ, मुझे इनके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है साइंटिस्ट थे और आई थिंक इन्होंने एटम बॉम्ब को लेकर तो कुछ काम वगैरह किए थे, बता। अच्छा, इनके बारे में मुझे बस यही हल्का फुल्का यही पता था। हमारे यहाँ ना कोई चैप्टर इनके हवाले से, ना कोई डिटेल्स इनके हवाले से, हत्ता कि अगर हम इंटर लेवल पर जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं, तब भी हमें नहीं पता कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया है, कौन सा कारनामा किया है। अच्छा, नोबेल प्राइज़ के हवाले से भी मुझे नहीं खबर थी। मुझे ये तो पता था किसी साइंटिस्ट को मिला है, लेकिन ये थे ये मुझे नहीं पता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जब एक आखिरी रसूमात हो रहे थे, जब मैंने ये वीडियो वायरल होते हुए देखा कि उनकी वीडियो एक तरफ लगी हुई थी, उनको इस तरीके से बाकायदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद है, बिल्कुल फूल ही फूल चारों तरफ है, इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट, वाकई यकीन करें मैंने कभी किसी इंसान को देते हुए नहीं देखा। जिस तरीके से ये इंसान को आखिरी सफ़र पर भी भेजते ना, वो भी बड़ा बेहतरीन और बहुत खुशगवार होता है, मैं तो ये कहूँगी। और एक तरफ हमारे साइंटिस्ट की फॉटेजेस चल रही थी कि वो इतनी कसमा पुरसी की हालत में, आप यकीन करें, वो अपने मुंह से कहते थे कि हमारी मदद की जाए, हमें देखा जाए, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कोई ऑफिसर उनके पास नहीं गया, कोई एंकर पर्सन उनके पास नहीं गया, कोई मीडिया पर्सन उनके पास नहीं था, किसी ने कोई फॉटेजेस उनकी नहीं करी, कोई वीडियोज़ यूट्यूबर्स वगैरह नहीं, या किसी कुछ भी नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई उनके बारे में। जब वो मर गए
तो उसके बाद बातचीत हो रही है, वो चीज़ भी दब गई, वो मुद्दा भी दब गया थोड़े दिनों में। हमारे यहाँ यही होता है कि आग की तरह खबर फैलती है, उसके बाद वो ठंडी हो जाती है। अभी मुझे इतना खुशी हो रही थी ये सुनकर कि वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आपके हीरो, बहुत हैरत हो रही थी, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि जी ये तो बड़े जीनियस थे। अच्छा, बड़े जीनियस थे, ये मुझे उनसे पता चल रहा है। और हुब्बुल वतन थे, अपने कंट्री से मोहब्बत थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हमेशा घूम फिर कर सारी कहानी मजहब पर ही आ जाती है। अब इनको अरे भाई वो भी तो जैन थे, विक्रम साराभाई कौन थे? हिंदू थोड़ी थे, जैन थे। उनको इतना सम्मान, APJ अब्दुल कलाम कौन थे? वो हिंदू थे? नहीं, वो मुस्लिम थे। इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट, वो लोग तो मजहब को, लैंग्वेज को बीच में लाते ही नहीं है। वो क्या है, वो किस जात से, वो किस बात से, उसे जाने दो। उसने मुल्क के लिए क्या किया उसको सराहो, उसको रिस्पेक्ट करो, उससे हमेशा याद रखो, मेमोराइज कर दो। हमारे यहाँ एक बंदा बहुत बड़ा काम भी करे, अपनी जी जान भी लगा दे, लेकिन उसको मजहब के नाम पे निकाल बाहर। अच्छा, वो कह रहे हैं पोस्ट छीन ली उनकी, उनको हर जगह से सफारकों से निकाल बाहर किया। क्या बीती होगी दिल पे, क्या गुजरी होगी उनके दिल पे, मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं वाकई आइडिया भी नहीं लगा सकती। मुझे तो पता है अब क्या लगने लग गया है, इनकी 2-4 वीडियोस देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लग गया है, जब भी मैं देखती हूँ मजहब और लैंग्वेज पे ये सब होता है, मुझे लगता है ये कोई सोची समझी साजिश होती है, इसके पीछे कोई प्लानिंग होती है कि इस बंदे को अब हटाओ, इस बंदे को हटाना है। आपने थोड़ी देर पहले लेके कहानी सुनाई थी कि किसको हटाना है, क्यों हटाना है, वो हमारे रास्ते में दरार बन रहा है, वो तो गलत, सही, वो तो गलत चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें से आगे लेके जा रहा है ना, तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं या हम जो चूस रहे हैं या हम जो निचोड़ रहे हैं, उसमें हमें ये कांटा बन रहा है हमारे लिए। तो उस कांटे को निकाला जाए तो वो उसका केस का लगा दिया कि लूट रहे थे 200 रुपये। जब रिक्शे वाले से, एक रिक्शे में बैठ के एक ऑफिसर जा रहा है, उसको कत्ल कर दिया गया, और ये इल्ज़ाम हो गया कि चलो इससे कोई लूट मारी कर रहे थे तो इसलिए लूटमारी में मारा गया। तो वो अजाब था उनके लिए एक कांटा था वो। तो इस तरीके से जो भी हमारे मुल्क में, हमने पिछले दिनों में एक वीडियो देखी थी कि किसने किसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसको, ज़ियाउल हक ने किसको मरवा दिया। खाओ और खिलाओ वाले चक्कर में एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर आप हमारे साथ घूम सकते हो तो हमारे आप काबिल हो। अच्छा, मज़े की बात ये कि जब तक घूम रहे हो, यानी आईना मत दिखाओ, सच मत बताओ, असलियत मत लाओ। इसके अलावा भी ये कि जब तक आप इस सर्कल में घूम रहे हो, लेकिन जब आप इस सर्कल का नाकारा हिस्सा बन जाओगे, बेशक आप उनके रंग में रंग जाओ, लेकिन एंड वक्त में अगर आप कहते हो कि ठीक है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको फिर निकाल के बाहर कर दिया जाएगा इस दुनिया से ही। कल ही नहीं, परसों की बात है, एक शख्स ने बहुत हैरत अंगेज़ खबर सुनाई, बहुत हैरत अंगेज़। 5000 हमारे आर्मी के ऑफिसर रिज़ाइन दे रहे हैं, हमारी आर्मी से हमारे 5000 ऑफिसर रिज़ाइन दे रहे हैं। मतलब कितने अफसोस की बात कि यार बाकायदा वो कह रहे थे 5000 ऑफिसर्स, सिपाही नहीं, मतलब बहुत ख़तरनाक बात। मतलब अंदर की क्या कॉम्प्लिकेशन है वाकई हमें नहीं पता, बहुत सिस्टम में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, क्या नशीबो फराज आते हैं, क्या क्या इन लोगों को झेलना पड़ता है, क्या क्या हमारे, आपने देखा हमारे जजेस रिजाइन दे देते हैं। कभी दिल करता है कि वाकई कोई थोड़े बहुत पैसे जमा करके वाकई कोई UAE, दुबई या तुर्की या कहीं ना कहीं इंसान सुकून की लाइफ गुजारे आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। मतलब जब हम कहते हैं ना कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाएं, जब मुल्क ही नहीं रहा, अल्लाह ना करे, जब मुल्क ही नहीं रहा तो लोग क्या करेंगे। अच्छा, कह रहे हैं जब विक्रम साराभाई की तरफ आते हैं थोड़ा सा, कह रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, ना लीडर्स थे, ना जगह थी, ना इंस्ट्रूमेंट्स या जिसको आलात कह लें या जिसको जो चीज़ें बनानी थी उसके मटेरियल कह लें, वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ होप थी, उम्मीद थी। अच्छा, जो उनके टर्म्स थे ना, जो उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स थे फ्रांस में और यहाँ और वहाँ और अमेरिका में, उन्होंने उनको यूज़ किया और इस बात का यकीन दिलाया कि आप हम पर। अच्छा, वो कह रहे कि इंडिया इतना गरीब मुल्क है कि अपने हालात सुधार ले तो बेहतर रहेगा, स्पेस प्रोग्राम के बारे में सोच भी कैसे सकता है। तो उन्होंने बाकायदा वाकई सही खूबसूरत जवाब दिया कि वाकई गरीब मुल्क है तभी तो सोचना पड़ रहा है, क्योंकि हम डेवलपिंग स्पेस प्रोग्राम के थ्रू होंगे, हमें पहले से पता चलेगा चीज़ों को, तो हम उस पर काम कर पाएंगे ना, उन मसाइल को हल कर पाएंगे। अच्छा, तो फिर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सबसे पर्सनली कांटेक्ट किया, बात करी और बाकायदा इन्वेस्टमेंट लाए। मैं वो वीडियो कभी नहीं भूलूंगी, रॉकेट था कि उसको बैलगाड़ी पे, साइकिल पे रॉकेट मिसाइल्स को ले जाया जा रहा है। मैं हैरान हूँ, काम कहाँ हो रहा है पता नहीं, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, एक वीडियो में हमने देखा था काम कहाँ हो रहा है, जानवरों की मारने वाली जगह थी, बिल्कुल, कि पता नहीं कोई डिस्पेंसरी थी, वहाँ पे काम हो रहा था।
डिस्पेंसरी शायद थी, हाँ वहाँ पे चीज़ें लेबॉर्ट्री वगैरह, काम हो रहा था वहाँ पे, बिल्कुल इनकी वसाइल जगह तक नहीं, वसाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन जज्बा था। तो आज पूरी दुनिया में इसरो का एक नाम लिया जा रहा है, बाकायदा कंपैरिजन किए जा रहे हैं, आज बाकायदा स्पेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं, बाकायदा दूसरों की सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रेंट पे दे रहे हैं। 104 सैटेलाइट्स का ठेका लिया है उन्होंने कि भाई हम आपको बना कर देंगे, ऑर्डर मिल चुका है उनको, यानी कमाई तो देखें आप उनके पास नहीं होगा पैसा तो हमारे पास होगा, जो हम भले। और प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस में ले आए हैं। एक बहुत बड़ा ये कदम हुआ मोदी जी के दौर में कि अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्ट करे। अच्छा, हमारे यहाँ मुझे नहीं लग रहा मार्स और मून पे भी मतलब कोई खास काम वगैरह हुआ है। जो वेनस के बारे में हम सोचेंगे, उनने मार्स पे भी वो जा चुके हैं, मून वाला मिशन भी हो चुका है, अब वेनस वाला मिशन होगा। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मुझे सबसे वही वाली दोबारा रिपीट करूँगा लास्ट में कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से इन्होंने रिस्पेक्ट दी, उन्हें इज़्ज़त दी। मैं कहूँगा वाकई आप लोग एक एजुकेटेड कौम हो, वाकई आप एक काम वाले शख्स को, एक मेहनती शख्स को, एक इज़्ज़त वाले शख्स को इज़्ज़त देते हो। जो इज़्ज़त वाला नहीं उसे नहीं देते हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी मज़हब का हो। सीखनी भी हमें चाहिए थी कि हम अपने हीरोज़ को बुला रहे हैं, वो हमसे सबक ले रहे हैं। यानी एक होता है ना, इंसान किसी गड्ढे में गिरता है, फिर निकलता है, फिर उसको अकल आती है यार मैं गड्ढे में गिर गया ना, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूंगा, मैं दिख कर चलूँगा, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। वो सावधानी तो बरत रहे, वो सबक तो ले रहे, लेकिन खुद गलतियाँ करके नहीं ले रहे, वो सामने वाले की गलती से सबक ले रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ ऐसा किया तो वो तबाह बर्बाद हो गए। तो हमें चाहिए कि हम अपने हीरोज़ को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखें। कहते हैं अक्लमंद वही होता है कि जो दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाता है, वरना कि खुद ही एक्सपेरिमेंट करता रहे। दूसरों के तजुर्बात सामने है तो, और अक्सर मैं ये भी नोट करता हूँ कि जब जो चीज़ें इंडिया कर रहे हैं, अक्सर हमने लोगों को कहा भी है कि इनको अगर हम कॉपी पेस्ट भी कर लें, इनके अगर नक्शे कदम पर भी चल लें, तो तब भी हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।